वैल्यूएशन अंडर जीएसटी बेटा स्टार्ट कर रखा है। वैल्यूएशन अंडर जीएसटी के हमने 3 फेज बना लिए थे। फेज 1 में रखा सेक्शन 15(1), 15(2) एंड 15(3). फेज 2 में रखा था बेटा हमने 15(4) रेड विद रूल्स। रूल्स में पढ़े थे बेटा हमने 27 से लेकर 35 अदर देन रूल 32। और फेज 3 बना लेते हैं बेटा हम वैल्यूएशन का। फेज बोल दो, कैटेगरी बोल दो, कुछ भी बोल दो। सेक्शन 15(5) रेड विद रूल 30, रेड विद रूल 32। सेक्शन 15(5) में गवर्नमेंट ने बोला है कि नोटिफाइड रिगार्डिंग वैल्यू होगी इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। नोटिफाइड सर्विसेज की वैल्यू होगी इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। और प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिस्क्राइब बाय रूल। चाहे कंपनीज एक्ट की बात करें, चाहे इनकम टैक्स की बात करें, चाहे बेटा अपना जीएसटी की बात करें, जहां जहां प्रिस्क्राइब लिखा है, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है बेटा प्रिस्क्राइब बाय। तो 15(5) में जो भी सर्विसेज नोटिफाइड होंगी, सर्विसेज नहीं बोलना चाहिए, सप्लाई बोलना चाहिए। 15(5) में जो भी सप्लाई नोटिफाइड होंगी उनकी वैल्यूएशन होगी बेटा रूल 32 के हिसाब से। और टोटल 7 सप्लाईज हैं जो इसमें नोटिफाइड हुई हैं। वो सातों सप्लाई मेरे को आपको डिटेल में पढ़ानी है। तो 15(5) की लैंग्वेज क्या बोलती है? इन रिस्पेक्ट ऑफ notified supplies, notified valuation shall be made in such a manner as may be prescribed. Valuation shall be made in such a manner as may be prescribed. prescribe का मतलब होता है बेटा prescribe by rules, और इसके लिए बना हुआ है रूल 32। तो नोटिफाइड सप्लाईज जो हुई हैं बेटा टोटल 7 नोटिफाइड हुई हैं। एक बार नाम लिख लो फिर मैं डिटेल में पढ़ाता हूं। नोटिफाइड सप्लाईज, सबसे पहली मनी एक्सचेंज सर्विस। ये सब डिटेल में लेनी है बेटा। सबसे पहली मनी एक्सचेंज सर्विस। नंबर 2 एयर ट्रैवल एजेंट। Number 3 life insurance service. Life insurance service. Number 4 value of voucher. Number 5 dealer of second hand goods. Number 6 कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। ये जो फ्लैट बेचते हैं ना बेटा, बिल्डर जो देते हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। नंबर 7 बेटा ओशियन फ्रेट। ओशियन फ्रेट। ये 7 सर्विसेज बेटा आपने को कंसीडर करनी है 15(5) के अंदर। 15(5) ने तो खाली ये बोला है नोटिफाइड सप्लाईज की वैल्यू करेंगे इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब बना दिया बेटा रूल 32। तो रूल 32 सब रूल 1 तो बोलता है, ये तो बेकार का रूल है। 32 सब रूल बोलता है अगर 15(5) की सर्विसेज सप्लाई नोटिफाइड हुई, 15(5) में कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो उसकी वैल्यूएशन रूल 32 में होगी। तो 32 सबसेक्शन 32 सब रूल 1 कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता बेटा। ये तो क्या बोलता है? वेयर सर्विसेज या सप्लाई आर नोटिफाइड अंडर 15(5) कहां वैल्यू होंगी? सेम शैल बी वैल्यूड अंडर रूल 32। सेम शैल बी वैल्यूड अंडर रूल 32। तो मैं एक एक सर्विस को बेटा 1 बाय 1 पिक कर रहा हूं कि कौन कौन सी सर्विसेज रूल 32 में आती हैं। एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है बेटा या तो 15, 1, 2, 3 में से आता है ज्यादा, या फिर जो मिलेगा आपको इसमें से मिलेगा बेटा। सबसे पहली सर्विस कौन सी है? थोड़ा पार्टिसिपेट करो। मनी एक्सचेंज सर्विस। इसमें 2 ऑप्शन है बेटा। मनी एक्सचेंज सर्विस में कौन आ जाएंगे? बैंक या ऑथोराइज डीलर, ये जो रुपीस के बदले डॉलर देते हैं,
Yes, एक sir. करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, बैंक, ऑथराइज डीलर, ये वाली सर्विस। इनके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो ये ऑप्शन 1 में आ जाए या ये ऑप्शन 2 में चले जाएं। इनका रूल याद करना पड़ेगा बेटा, और किसी का मैं रूल या सेक्शन कुछ नहीं बोल रहा, इनका बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में वो बोल देता है कि इस रूल से सॉल्व करो। इसका रूल है 32 सब रूल 2 क्लॉज ए। इसका रूल क्या होगा? 32 सब रूल 2 क्लॉज बी। इसको मैंने अपनी तरफ से नाम दे रखा है, लो का नाम नहीं है, पर आपके समझ में आएगा कि मैंने इसको ऐसा नाम क्यों दिया। ये मेथड बोलता है ऑप्शन 1 जितनी कमाई करी उसके ऊपर जीएसटी दे दो। ऑप्शन 1 क्या बोलता है? जितनी कमाई करी उसके ऊपर जीएसटी दे दो। तो इसको अपनी तरफ से नाम दे देते हैं हम इनकम मेथड। कमाई के ऊपर जीएसटी ले रहा है ना बेटा ये। Yes, sir. बैंक ने 70 रुपए का डॉलर 72 रुपए में बेच दिया। बैंक को एक चीज 70 रुपए की पड़ी हुई थी, बैंक ने कितने की बेची बेटा? वो 72 रुपए की। कितने कमाए हैं बैंक ने? 2 rupees. 2 रुपये। उस 2 के ऊपर जीएसटी दे दो। अपनी तरफ से नाम दिया है बेटा मैंने, ये बेरेक्ट में नहीं मिलेगा कहीं आप लगे सर हमने कोई नाम ही नहीं मिला, ये अपनी तरफ से समझने के लिए। और ऑप्शन 2 होता है बेटा एक लमसम वैल्यू। इसमें एक लमसम वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। 1 लाख तक अगर एक्सचेंज हुआ, चलो 1000 रुपये मान लेंगे। 1 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक है, इतने रुपए मान लेंगे, एक लमसम वैल्यू। तो एग्जाम में वो लिख के बोलेगा बेटा, इसमें रूल याद करने पड़ेंगे आपको। खाली इसके लिए बोलूंगा मैं, ना मैंने सेक्शन के लिए बोला ना किसी बाकी रूल के लिए, इसके लिए बोलूंगा, याद कर लेना। क्योंकि वो बोलेगा ऑप्शन 1 से करो या ऑप्शन 2 से करो। स्टार्ट करूं? यस सर। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा आपका इनकम मेथड। एम्फेसिस लेना चाहूंगा, मेरा दिया हुआ नाम है, बेरेक्ट में नहीं मिलेगा। बेरेक्ट में तो मिलेगा मनी एक्सचेंज सर्विस एज पर रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज ए। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं बेटा, एग्जाम्पल लिख लेना। कोई भी एक बैंक ले लो जिसके एंगल से आप पढ़ रहे हो, कोई भी एक बैंक बेटा, पीएनबी ले लो यार, या कोई भी एक ऑथोराइज डीलर। एडी का मतलब ऑथोराइज डीलर। ये कस्टमर, और इसके पीछे आरबीआई जो बैकअप रहता है। एक तो हम वैल्यूएशन किसके एंगल से पढ़ रहे हैं ये बताना? इसके एंगल से, इसके एंगल से कर रहे हैं हम। होता क्या है, पीएनबी इनसे परचेजेस करता है, आरबीआई से खरीदेगा ना, डॉलर खुद तो छापेगा नहीं, दूसरी करेंसी जो भी होती है, इसको ऐसे समझना। और फिर ये आगे कस्टमर इनसे परचेज करते हैं। या उल्टा बनाऊं, ऐसे कंफ्यूज करो जाओगे आप, क्योंकि आपको बैंक के एंगल से पढ़ना है, बैंक के एंगल से लो। चलो, पीएनबी किससे परचेज करेगा बेटा डॉलर? RBI से। नहीं, पीएनबी कस्टमर से ले रहा है, आप ऐसे लो, Okay. क्योंकि आप इसको समझोगे। कस्टमर के पास डॉलर थे, अपने पास रख नहीं सकते, फेमा सर के ऊपर है, उसे बैंक को देना ही पड़ेगा। Yes, sir. पता होगा ना, फॉरेन करेंसी नहीं रख सकते। Yes, sir. तो बैंक क्या कर रहा है बेटा, कस्टमर से खरीद रहा है। उधर बैंक से बेटा फिर कौन परचेज कर लेगा? आरबीआई। Yes, sir. बैंक ने खरीदा डॉलर 70 रुपए का, बैंक से आरबीआई ने खरीद लिया बेटा 72 रुपए का। इतनी वेरिएशन होती नहीं है, वेरिएशन डेसिमल्स में होती है, पर डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं बेटा। तो बैंक ने $1 पे कितनी कमाई करी, जल्दी बोलो? 2 रुपए। ऐसे ऐसे बेटा $30,000 थे, ऐसे ऐसे $30,000 थे। बैंक की टोटल कमाई बताओ? 60,000। बैंक की टोटल कमाई कितनी हो गई? 60,000। 60,000 रुपए के ऊपर जीएसटी पे कर दो। मैं दोबारा बोलता हूँ, कस्टमर आप और हमारे पास हमें बैंक को देनी ही पड़ेगी। तो बैंक ने हमसे क्या किया बेटा, वो फॉरेन करेंसी परचेज कर ली डॉलर इक्वल टू 70 के हिसाब से। और आरबीआई बेटा वो कितने के हिसाब से ले रहा है? 72 के हिसाब से। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जब पीएनबी खरीदेगा तो आरबीआई से कम रेट पे खरीदेगा ना बेटा, बिजनेस कर रहा है वो। Yes, sir. अदरवाइज तो वही हरिद्वार पहुंच जाएगा, 73 पे खरीद लिया तो। Yes, sir.
तो बैंक बेटा रेट देख लेगा कि आरबीआई का क्या रेट चल रहा है, उसने देख लिया 72 चल रहा है, तो उसने कस्टमर को बोला जी मैं तो 70 पे खरीदूंगा, तो कस्टमर कह रहा है ठीक है जी। तो हम तो पीएनबी के एंगल से पढ़ रहे हैं, पीएनबी ने खरीदा 70 का और आरबीआई पीएनबी से कितने का खरीद रही है बेटा, आपका 72 का। तो इस केस में $1 पे पीएनबी को बच रहे हैं बेटा $2। ऐसे ऐसे मान लेता हूँ $30,000 है, एग्जाम्पल है 30,000, तो उसको बच गए $60,000। लो बोलता है भैया 60,000 के ऊपर क्या कर दे, जीएसटी पे कर दे। एक इसका उल्टा बोलते हैं, आरबीआई ने बेचा किसको, पीएनबी को, यस सर। सेल करी $1 ₹80 है, नहीं मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यस सर। 70 या 75 रुपए का चल रहा है डॉलर आज के टाइम, हम्म। ठीक। अब सोच के बताओ पीएनबी इसको 80 से कम का बेचेगा, ज्यादा बेचेगा, आपके अपने आप समझ में आएगा, ज्यादा बिजनेस कर रहा है ना बेटा, Yes. कमाएगा वो। उसने बेच दिया $1 = 85। मैं बोलूंगा इतने ज्यादा डिफरेंस नहीं होते, डिफरेंस पैसों में चलते हैं, 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बैंक ने कितने पैसे कमाए, ₹5। $1 पे ₹5, ऐसे 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 $10,000 थे, उसकी टोटल कमाई कितनी हो गई, 50,000, 50। है ना। तो इस केस में बैंक को क्या कर दो बेटा, बैंक क्या करेगा, 50,000 के ऊपर जीएसटी पे करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी है, असेसेबल वैल्यू, ₹50,000। अरे नालायक, एग्जाम में क्या 50,000 थोड़ी ना आएगा, फार्मूले में सेट कर। परचेज के केस में क्या बनेगा, परचेज के केस में 72 में से 70 माइनस कराया ना आपने, व्हाट इज 72, आरबीआई रेट, यस सर। आरबीआई व्हाट इज 70, बैंक का रेट, बाइंग रेट, बैंक ने जिसमें लिया, मल्टीप्लाई बाय जितने डॉलर लिए, नंबर ऑफ यूनिट्स। सर डॉलर ही लिख दो ना, क्या पता पाउंड लियो, इसलिए बोला जाता है नंबर ऑफ यूनिट। आपको स्टूडेंट एज में एक बेनिफिट ही हो गया, आपको बड़े में से छोटा माइनस करना है, कमाई तो तभी निकलेगी जब बड़े में से छोटा माइनस होगा। यस सर। तो सेल के केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, सेल के केस में कोशिश करो, बैंक का रेट बैंक रेट 85 माइनस 80 हो रहा है ना, यस सर। तो बैंक का कौन सा रेट, माइनस परचेज रेट। अच्छा। आरबीआई रेट। नालायक परचेज बोलेगा ऊपर वाले में चला जाएगा, हाँ। आरबीआई रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। जितने भी वो करेंसी थी, नंबर ऑफ यूनिट्स। इसमें कोई दिक्कत, नो सर। सिंप्लिसिटी का काम बताता हूँ, कोई फॉर्मूला याद मत करना, बड़े में से छोटा माइनस करना है, ठीक है सर। बड़े में से आपने क्या करना है, छोटा माइनस करना है, अपने आप ही क्या निकल के आ जाएगी बेटा, कमाई निकल के आ जाएगी। ये तो है बेटा आपका, जब आपके क्या है, आरबीआई के रेफरेंस रेट है, जब आरबीआई के क्या है बेटा, रेफरेंस रेट है, इन रेट को बोलते हैं आरबीआई रेफरेंस रेट। बैंक किन्हीं को बेच रख के तो सेल परचेज करेगा, बैंक किन्हीं को बेच रख के सेल परचेज करता है, इनको बोलते हैं आरबीआई के रेफरेंस रेट है। अब सर्टेन करेंसी ऐसी है जहां पर आरबीआई के रेफरेंस रेट ही नहीं है। आपने सुना है फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, यस सर। फेमा में ये वर्ड बार बार सुना होगा ना, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी। उसका मतलब होता है जहां आरबीआई के रेफरेंस रेट है। वर्ल्ड में हर करेंसी का बेटा रेफरेंस रेट होना जरूरी नहीं है। हांगकांग डॉलर का नहीं है, हांगकांग डॉलर का क्या नहीं है बेटा, रेफरेंस रेट नहीं है। थाईलैंड बाट THB, थाईलैंड बाट का क्या नहीं है बेटा, आपका रेफरेंस रेट नहीं है। RMB चाइना की जो करेंसी एक समझने के लिए, RMB को तो शायद है भी मेरे ख्याल, RMB का लेटेस्ट से क्या नहीं है, रेफरेंस रेट नहीं है। तो अब इस केस में वैल्यू कैसे करें, तो ये असेसेबल वैल्यू कब है, इसकी हेडिंग क्या डालूं, व्हेन सेलिंग आरबीआई रेट इज मेंशन। रेफरेंस रेट इज अवेलेबल, तो ये वैल्यू होगी बेटा। यस सर। इसको 1 नाम दे देता हूं। सेकंड फिर क्या हेडिंग डालूं, व्हेन आरबीआई रेट नॉट अवेलेबल, आरबीआई रेफरेंस रेट। रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल। हर करेंसी का रेफरेंस रेट होना बेटा पॉसिबल नहीं है। हार्डली 7 या 8 करेंसी के होते हैं, डॉलर के हो गए, पाउंड के हो गए, जापानीज येन के हो गए, यूरो के हो गए बेटा, स्विस फ्रैंक के हो गए, जर्मनी की क्या करेंसी है, वहां का भी क्या है बेटा, अपना एक्सचेंज रेट है। वर्ल्ड में हर करेंसी के क्या नहीं है साहब, एक्सचेंज रेट नहीं है। पाकिस्तान रुपया का नहीं है एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। पर अब उस केस में क्या होगा बेटा, इन दैट केस सेकंड केस बन जाएगा व्हेन आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हांगकांग डॉलर का बेटा आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है, तो अब क्या करें, बैंक ने 10,000 हांगकांग डॉलर खरीदे 15 रुपए के हिसाब से। बैंक ने 10,000 हांगकांग डॉलर खरीदे, HKD बोलते हैं ना, बैंक ने 10,000 हांगकांग डॉलर खरीदे बेटा आपके कितने के हिसाब से,
15 रुपए के हिसाब से एक एग्जांपल ले लेता हूं। बैंक कस्टमर, हमें बैंक के एंगल से पढ़ना है इसलिए परचेज, सेल मत लिख देना कि कस्टमर तो सेल कर रहा है, हम पढ़ी बैंक के एंगल से रहे हैं। तो बैंक ने कितने डॉलर खरीदे हैं बेटा? 10,000 HKD यस सर। एट द रेट ऑफ 15। हमने RBI का रेफरेंस रेट देखना चाहा, है ही नहीं, है ही नहीं, होता तो कमाई निकाल लेते। अब इस केस में कमाई कैसे मान के चलें कि कितनी कमाई है? लो मान के चल रहा है भैया 1% होगी, जितना अमाउंट इन्वॉल्व है। कितना अमाउंट इन्वॉल्व है? 10,000 10,000 इंटू 15। INR में, INR में देखना ना, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है बेटा INR में? 1.5 लाख, Yes, उसका 1%, 1% एज्यूम नहीं कर रहा, लॉ में लिखा हुआ है, कहीं कल को भटक जाओ 1% कहां से आया, तो कितनी वैल्यू मानी जाएगी? 1500। मेजोरिटी बच्चे गड़बड़ ना कर दें, 1500 वैल्यू है या 1500 की GST जमा करानी है? वैल्यू है। वैल्यू है, मैं तो चैप्टर वैल्यूएशन पढ़ा रहा हूं। हम्म, तो इसकी एसेसेबल वैल्यू क्या आएगी बताना? इसकी एसेसेबल वैल्यू क्या लिखूं बेटा, कोशिश करो। अमाउंट इक्विवेलेंट इन INR, इंडियन रुपी में। यस सर। अमाउंट इक्विवेलेंट इन INR इंटू मल्टीप्लाइड बाय हाँ 1%। 1% में एज्यूम कर रहा हूँ, लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा है। लॉ में लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट कर लो। ये सेकंड केस हो गया। तो जल्दी से रिवाइज करो बेटा। पहला, जब RBI के रेफरेंस रेट होते हैं तो बड़ी फिगर में से छोटी फिगर माइनस करो, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, यस सर। ऐसे याद करेंगे ना। Yes. जब RBI के रेफरेंस रेट है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। और अगर RBI के रेफरेंस रेट नहीं है, उसको रुपी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लो, इंडियन INR में क्या कर लो बेटा, उसको कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 1%। तीसरा, सर कई बार ऐसा हो जाता है, इसमें अगर चेक करें ऊपर वाले दोनों एग्जांपल में, इसमें कहीं ना कहीं INR इन्वॉल्व है। यस सर। INR का मतलब इंडियन रुपी, Indian कहीं rupee. INR समझ में ना आए। इन दोनों एग्जांपल में कहीं ना कहीं INR इन्वॉल्व है। बैंक, मेरा क्लाइंट इन सिग्मा, बैंक ने परचेज करे 10,000 USD और बैंक ने इसके बदले इसको दे दिया, रुपी नहीं दिए, इसके बदले दे दिया 7,000 पाउंड। पाउंड का साइन कैसा होता है, मैं पाउंड ही लिख देता हूं। इसकी हेडिंग क्या बनेगी? जब दोनों करेंसी कौन सी हैं, फॉरेन करेंसी, तो इसकी हेडिंग बनेगी व्हेन both currencies are foreign currency। ये हेडिंग बनेगी ना, यस। when both currencies are foreign currency। क्या बोलता है लो? लो बोलता है जो ये USD थी, इसको कन्वर्ट करो INR में। सर INR तो लिया ही नहीं, लो से कन्वर्ट तो करो, कन्वर्टेड इनटू INR। मान लेते हैं 70 रुपए का $1 था, तो क्या करेंगे भाई, एज्यूम कर रहा हूं 70, 7 लाख रुपए, यस ठीक है। सर। ऐसे ही पाउंड को भी कन्वर्ट कर लो INR में। 7,000। पाउंड कंपैरेटिवली महंगा होता है बेटा, 90 रुपया कर रहा हूँ, 7 निम 63। यस सर। ये 70-90 एज्यूम करा है कि रिवीजन के टाइम फंस जाओ कहाँ से आया है। हम्म। लो बोलता है पहले इन दोनों का विच एवर इज लेस ले लो। 6,30,000। लो में लिखा हुआ है विच एवर इज लेस। हम्म। और फिर कमाई कितने % मानता है लो? मनी एक्सचेंज वालों की कमाई कितनी मानता है? तो पहला काम क्या होगा, कन्वर्ट बोथ करेंसीज इन इक्विवेलेंट INR। यस सर। पहला काम कन्वर्ट बोथ करेंसीज इन इक्विवेलेंट INR, इंडियन रुपए में कन्वर्ट कर लो। दूसरा काम उनका विच एवर इज लेस ले लो। और तीसरा जो विच एवर इज लेस निकल के आए उसका 1%। से यस और नो? यस सर।
ये है बेटा आपका 32 सब रूल 2 क्लॉज ए। इसमें मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये आपको रूल याद करना पड़ेगा। वो एग्जाम में बोल देता है कि आपको 32 सब रूल 2 ए से सॉल्व करना है या बी से सॉल्व करना है। तो करेक्ट फॉर्म में बोलना जरा थोड़ा सा स्कैटर्ड हो गया बेटा, ये समरी बनाओ इसकी। 32 सब रूल 2 क्लॉज ए की समरी बनाए। समरी अगर बनाए तो इसमें सिचुएशन बन रही है सर अलग अलग। पहली सिचुएशन, जब आरबीआई रेट पता है। बहुत बढ़िया, ऐसे पार्टिसिपेट करा करो यार। व्हेन आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल, नॉन बोल दो, अवेलेबल बोल दो, कुछ भी। तो इस केस में अगर परचेज का केस है, परचेज, तो असेसेबल वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आरबीआई रेट में से अपना RBI रेट minus bank rate, मल्टीप्लाइड बाय number of units. आपको एग्जाम के में बड़े में से छोटा इनकम तो तभी निकलेगी ना। Yes sir. सेल के केस में असेसेबल वैल्यू हमारे रेट में से आरबीआई का रेट। एग्जाम में तो फंसोगे ही नहीं, बड़े में से छोटा माइनस करना। सिचुएशन 2 क्या बनेगी बेटा? RBI reference rate not available. बल्कि मैं भी गलती कर रहा हूं, मुझे कलर चेंज करने चाहिए सिचुएशन के। व्हेन RBI reference rate not available. आरबीआई रेफरेंस रेट नॉट अवेलेबल। वर्ल्ड में हर करेंसी का रेफरेंस रेट होना पॉसिबल ही नहीं है। हार्डली करेंसी के तो रेफरेंस रेट है। तो असेसेबल वैल्यू क्या होगी बेटा? अमाउंट इक्विवेलेंट इन INR और फिर उस पे 1%। अमाउंट इक्विवेलेंट इन INR, उसका ले लो बेटा 1%। सिचुएशन 3, कलर चेंज करता हूं। हाइलाइटर है तो आप हाइलाइटर रखना। सिचुएशन 3, व्हेन बोथ करेंसीज आर फॉरेन करेंसी। बोथ मतलब सेल परचेज वाली दोनों। तो इस केस में स्टेप बना लें। फर्स्ट, कन्वर्ट both in INR, then apply Both 1% on currencies. whichever is less. first convert both currencies into INR. Take whichever is lesser, जो भी कम होगा। Yes sir. असेसेबल वैल्यू, ये जो लेसर आया था इनटू 1%। ये हो गया बेटा अपना रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज ए। मेरी तरफ से आपके कोई भी इफ्स एंड बट्स हैं बेटा पूछे। नो सर। चलो मूव ऑन, मैं ऑप्शन 2 की तरफ Yes, चल sir. पड़ूंगा बेटा। Yes sir. ऑप्शन 2 मनी एक्सचेंज सर्विस। मनी एक्सचेंज सर्विस ऑप्शन 2 रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज बी। ये सीधा बोलता है भैया अमाउंट इन्वॉल्व देखो। इन स्कीम को जनरली वो लेते हैं जो INR एक तरफ होता ही होता है। अगर दोनों तरफ फॉरेन करेंसी हो ना बेटा, ये स्कीम फेल हो जाएगी, फिर उनको ऑप्शन 1 में ही जाना पड़ेगा। तो जो छोटे छोटे ऑथराइज डीलर नहीं होते बेटा, जो ऑथराइज डीलर होते हैं एक करेंसी कहना कहीं उनमें क्या होती है INR को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, डॉलर को INR में कन्वर्ट कर दिया, वो वाले प्लेयर। इसमें INR की इन्वॉल्वमेंट चाहिए बेटा। अगर दोनों फॉरेन करेंसी होंगी तो ये स्कीम कामयाब नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर लेते हैं वैल्यू चार्जेबल टू GST। मैं एम्फेसिस लेना चाहूंगा, ये वैल्यू निकल के आएगी। Yes sir. किसी को याद हो बेटा अमाउंट इन्वॉल्व? Up to 5,000. 1 लाख तक। 1 लाख क्या डॉलर टू रुपीज भी हो सकते हैं, रुपीज टू डॉलर भी। 1 लाख तक है 0.1% लो। 0.1 था या 1 था?
1 लाख के ऊपर 1% कितना आता है बेटा? 1000 आता है ना? 1%. 1%. ये बोलता है जितना अमाउंट एक्सचेंज हुआ उसका 1% लो. 1% ऑफ करेंसी एक्सचेंज. इसको कंपेयर करो. कितने से कंपेयर करते हैं बेटा इसको? 250 रुपए. इसको कंपेयर करते हैं बेटा रुपी 250 से. विच एवर इज हायर लेंगे. तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा भाई? वैल्यू. वो जो निकल के आएगा क्या निकल के आएगा? वैल्यू. सेकंड, अबव 1 लाख बट अप टू. इसको लिखने से पहले मुझे थोड़े से एग्जाम्पल देने पड़ेंगे आपको कैलकुलेटर पे. ऊपर ध्यान दो. अगर 10,000 रुपए एक्सचेंज करवाते हैं, खाली 10,000 रुपए एक्सचेंज करवाते हैं तो इस स्लैब में आ जाएगा. पहले वाले में यस सर. 10,000 का 1% 100 रुपए और 250 रुपए. विच एवर इज हायर. वैल्यू कितनी मानी जाएगी बेटा? 250 रुपए. अगर 30,000 रुपए एक्सचेंज करवाते हैं, 30,000 का 1% 300. 300 और 250 विच एवर इज हायर. वैल्यू कितनी मानी जाएगी बेटा? 300. अगर बेटा 70,000 रुपए एक्सचेंज करवाते हैं, 70,000 का 1% 700 और 250 विच एवर इज हायर. कितना लगेगा? 700. और अगर पूरा 1 लाख रुपए कन्वर्ट करवाते हैं बेटा, 1 लाख का 1% 1000 और 250 विच एवर इज हायर. विच एवर इज हायर कितना हो जाएगा बेटा? 1000. चलिए क्यों समझाया, अगले में काम आएगा. ये कहता है अगर 1 लाख से ज्यादा चेंज कराओगे 10 लाख तक, 1000 तो लगेगा ही लगेगा. 1000 क्यों लिखा हुआ है? फिक्स क्यों लगा बेटा ये? क्योंकि 1 लाख तक तो 1000 बनता ही है ना बेटा. और उससे ऊपर 1 लाख से ऊपर जितना कराओगे आधा % और दे दो. 0.5% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख. 1 लाख. जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा. एक तो पहले इन दोनों में से देख के बताना कि कवर किस में होगा. अपनी तरफ से दे देता हूं ऐसे ही ए बी. आप मुझे बताना ए में आएगा बी में आएगा. 5 लाख रुपए एक्सचेंज करवाए, बी में आएगा. बी में आएगा. तो 5 लाख एक्सचेंज कराए, पता है क्या करना? आप 1 लाख अलग कर लेना, 4 लाख अलग. 1 लाख के ऊपर 1000 तो फिक्स है और 4 लाख के ऊपर 0.5% 2000. 2000 प्लस 1000 3000 रुपए हो जाएगा. ठीक है. दोबारा बोलता हूँ. Okay, sir. मान लो बेटा 5 लाख है. 5 लाख बी वाले पॉइंट में आता है. उसमें से करना क्या? 1 लाख अलग करना, बैलेंस अलग करना 4 लाख. 1 लाख के ऊपर फिक्स है 1000. 4 लाख के ऊपर 0.5% हो जाएगा बेटा आपका 2000. 2000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 3000. मान लो बेटा 7 लाख है. कैसे करूं? 1 लाख. 1 लाख अलग, 6 लाख अलग. 1 लाख के ऊपर तो 1000 फिक्स है. 6 लाख के ऊपर 0.5%. 6 लाख का 0.5% बेटा 3000. 3000 प्लस 1000 टोटल कितना बेटा? वैल्यू. ये वैल्यू निकल के आएगी. टोटल वैल्यू बेटा 4000. पूरा 10 लाख एक्सचेंज कराया. बोलो 1 लाख अलग, 9 लाख अलग. 9 लाख अलग. हाँ. 1 लाख के ऊपर 1500 और 9 लाख के ऊपर बेटा 0.5% 4500. 4500 प्लस 1000 5500. आई होप यू आर गेटिंग द इशू. यस. अगली कैटेगरी है अबव 10 लाख. 10 लाख से ज्यादा कितने मर्जी हो बेटा, चाहे करोड़ों एक्सचेंज करवा लो, अबव 10 लाख में आ जाएंगे वो. ये बोलता है 5500 तो लगेगा ही लगेगा. कहां से आया हुआ ये? ऊपर बी पार्ट से. बी पार्ट से, क्योंकि 10 लाख के ऊपर 5500 बनता है ना. यस सर. और 0.1% और लगेगा. किसका? एक्सेस ऑफ 10 लाख. इन एक्सेस ऑफ 10 लाख. सर एक्सेस ही क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 10 लाख तक तो 5500 ले लिया ना बेटा. यस सर. और लो ने यहाँ पर कंपैरिजन करवा दिया. इस पूरे अमाउंट को जो निकल के आए 60. इसको कंपेयर करना 60,000 रुपए से. सर क्या लॉजिक है कंपैरिजन करवाने का? अरे भाई कोई अरबों रुपए में कन्वर्ट करवा रहा है. रिलायंस कंपनी बड़ी बड़ी है तो अब ये बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, इनके लिए डॉलर चाहिए. अब इन्होंने बेटा अपने मान लो एक ही इकट्ठा 200 करोड़ रुपए का क्या लिया है साहब, एक्सचेंज करवाया है, तो इसमें तो वैल्यू भी बहुत सारी बन जाएगी. यस सर. तो लो ने अपर कैप लगा दी कि 60,000 से ज्यादा की वैल्यू नहीं हो सकती. तो इसको क्या लिखूं मैं?
ज्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब विच एवर इज लेस। फर्स्ट पॉइंट में याद रखना क्या था, फर्स्ट में हायर। विच एवर इज हायर। लो में जब भी कभी होता है ना विच एवर इज हायर, इसका मतलब होता है कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा। यानी कि इस केस में कभी भी 250 रुपए से कम तो आएगा ही नहीं आंसर। यस सर। और दूसरे वाले केस में तो सीधा बेटा अलग अलग चल रहे हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है ये, तीसरे में बोल रहा है बेटा 5500 प्लस 0.1% इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। ये कभी भी 60,000 से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं बेटा हम, विच एवर इज लेस। तो तेजी से बेटा 2 ही मिनट लगाना, मुझे वैल्यू बताना क्या होगा, मैं अमाउंट इन्वॉल्व बता रहा हूं। वैल्यू फॉर जीएसटी पर्पस। और एक काम करते हैं, लगे हाथ जीएसटी लायबिलिटी भी निकाल लेते हैं। रेट बेटा सर्विसेज का 18% है, पता तो होगा ना, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। जैसे रेस्टोरेंट का 5 है, ठीक है, इसका क्या रेट है बेटा, 18% है। तो जल्दी बोलो, अमाउंट इन्वॉल्व 10,000 रुपए। 10,000 का कितना परसेंट, 1%। और 250 विच एवर हायर। क्या आएगा, विच एवरेज 250 250 का टैक्स देना है, 250 पे टैक्स देना है। 250 टैक्स देना है। पे 250 का 18% निकाल के बताओ जल्दी से। 45 कैलकुलेटर यूज करो बेटा। हाँ, यस सर। मान लो 20,000 रुपए एक्सचेंज करवाए, तो ये भी ए वाले पॉइंट में आएगा ना, अप टू 1 लाख। 250 सेम होगा। तो 1% ऑफ 20,000 और 250। विच एवर इज हायर 250 तो वैल्यू है, टैक्स 18% 45 रुपए, अगले महीने की 20 तारीख तक जाता है ना बेटा। यस सर। 80,000 रुपए एक्सचेंज करवाए। स्पीड ठीक है ना, जल्दी तो नहीं है ना। नो सर। तो इस केस में 800 यस सर। 800 के ऊपर जीएसटी कितना होता है 144 एग्जैक्ट 1 लाख रुपए एक्सचेंज करवाए। 1% ऑफ 1 लाख और 250 विच एवर इज हायर 1,000। यस सर। जीएसटी 18% 180। मैं जीएसटी की इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये फिगर थोड़ी छोटी छोटी आती है ना, तो बच्चों को लगता है कि यही टैक्स ना हो, ये वैल्यू है ये। 4 लाख रुपए एक्सचेंज करवाए, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अलग अलग खोल लो। 1 लाख अलग, 3 लाख अलग। 1 लाख के ऊपर तो फिक्स है 1000, 3 लाख के ऊपर 0.5% 1500। वो समझ में आ रहा है कि ऐसे ही लिखने में व्यस्त हो? समझ भी आ रहा है। हाँ, आ रहा है सर। बाकी बोल ही नहीं रहे। आ रहा है सर। आ गया सर, आ रहा है। 2500 810 आना चाहिए सर। आना चाहिए, आ रहा है भाई। आ रहा है। तो ऐसे बोलना आना चाहिए का मतलब ये है साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दो, 810 लाओ। चलो 7 लाख, थोड़ा सा आप आगे चलो, फिर मैं करूंगा। नहीं भागम भाग हो जाएगी। टाइम कम है यार, मुझे आज ये खत्म करना है, मैं ही करवाता हूँ क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं। 1 लाख अलग, 6 लाख अलग, इसके ऊपर फिक्स है 1000, इसके ऊपर 0.5% 3000। ये 0.5 है, गलती से कैलकुलेटर पे पॉइंट दबाना भूल गए, कोई अलग ही चटपटा सा आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना है। यस सर। वैल्यू 4000। यस सर। सर याद हो गया, क्यों बार बार टैक्स निकाल रहे हो। 18 चौक 72 720। यस सर, याद हो फिर गया। एक बात बताओ यार, ये ऊपर वाला गलत है क्या? 2500 का 18% 810 और 4000 का 18% 720 है ना, लागे गलत है मेरे ख्याल आंसर। 2500 का 18% बताओ। 450। हाँ दोस्त। सर, मैंने गलत 2500 होना चाहिए। गए ना 6 महीने आगे। फिर आपने कैसे पकड़ा? मैंने नीचे से पकड़ा। 4000 का टैक्स 720 बन रहा है, 2500 का टैक्स 810 बन रहा है, दाढ़ी से बड़ी मूछ हो जाएगी नालायक।
चलो टाइम को बर्बाद कर दोगे तुम, जल्दी जल्दी करो। 10 लाख एग्जाम में भी चित्रहार बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख प्लस 9 लाख। 1 लाख प्लस 9 लाख नहीं, टैग वो वैल्यू बतानी है। 1 लाख अलग, 9 लाख अलग, 9 लाख के ऊपर 0.5 है, 4500। यस सर। सो 55। सर आप निकाल कैसे रहे हो इतनी जल्दी? मैं 1% निकाल के उसका आधा कर देता हूँ। 9 लाख का 1% 9000, उसका आधा 4500। कहीं तुम्हें ये लगे मेरे को ये भी रट रखे हैं मैंने। तो कितनी वैल्यू हो गई भाई? 990। अच्छा सॉरी 5500। मैं डर गया, मैं कैसा कैलकुलेटर है। अच्छा टैक्स बता रही हो बेटा 990। यस सर। चलो जी चलो, 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपए। अब की बार 10 लाख अलग, इन एक्सेस ऑफ 10 लाख अलग है। यस सर। 10 लाख के ऊपर फिक्स है 5500, यस सर। इसके ऊपर 0.1% 7000। यस सर। 12500 और भूल मत जाना 60,000 विच एवर इज लेस। समझ आ रहा है? यस सर आ रहा है। यस सर। 12500 के ऊपर 18%, 300 लाख। 300 लाख की बात करें बेटा, 10 लाख अलग, 10 लाख के ऊपर कितना है? 5500 बेटा। यस सर। 290 लाख के ऊपर 0.1% 29,000। यस सर। 34,000। 29 और 5 34,500 और 60,000। विच एवर इज लेस। यस सर। यस तो वैल्यू आ जाएगी बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही सर। आ रही है स्क्रीन तो। आ रही है। आ रही है भाई, ऐसे क्यों बोल रहा है यार? सर अब आ गई। हाउ मच? 6210। बस एक दो और कर लो, स्क्रीन चली गई सर। फिर चली गई। नहीं आ तो रही है। आ रही है सर। सर स्क्रीन चली गई। अरे भाई आपकी आ रही है, मेरी नहीं आ रही। उसको पिन कर लेना स्क्रीन को, क्या बोलते हैं। सर आ रही है, जा रही है। रीजॉइन करके देखिए। स्क्रीन नहीं आ रही सर। पहले तो मैं पॉज करूं वीडियो को। 800 लाख, यस सर। कितने लाख अलग करूं? 100 लाख। 10 लाख। 10 लाख। रिमेनिंग ये 7 लाख 10। इसके ऊपर तो फिक्स था, कितना अमाउंट ही भूल गया मैं तो। 5500। 5500। इसकी परसेंटेज भूल गया। 0.1%। 1%। 70। बड़ा मजा है एग्जाम में, परसेंट ही लगाना भूल दो। 0.1 भी है, फिर परसेंट भी है। 0.5 नहीं होगा? नहीं होगा। चलो 79 और 55 कितना होता है? 84,500। और 60,000। विच एवर इज लो यस सर। 60,000। टैक्स निकालते रहना, होमवर्क है 10,800। जो भी है। पहली सर्विस आगे बेटा अपनी, कौन सी सर्विस? मनी एक्सचेंज सर्विस, पहली नोटिफाइड सर्विस। यस सर। मेरी तरफ से वाइंड अप हुआ। आपके इफ्स एंड बट्स हैं तो पूछो, नहीं मैं आगे लेके चलूं जल्दी से। हो गया सर। नो डाउट सर। गुड। सेकंड सर्विस एयर ट्रैवल एजेंट। एयर ट्रैवल एजेंट एमसीक्यू बनाए तो इसके ऊपर अच्छा एमसीक्यू बने। इसकी सेक्शन है 32 सबसेक्शन 2 क्लॉज, नहीं 32 सबसेक्शन 3 हो जाएगी ना। 2 में तो मनी एक्सचेंज थी, 3 में ये है सेक्शन है रूल। रूल बेटा, रूल समझ जाया करो। इसको बोलते हैं कंटेम्प्रोनिया एक्सपोशियो। हाँ। उसी कॉन्टेक्स्ट में समझ जाओ। बोलो बेटा, बोल बेटा। क्या सर? एयर ट्रैवल एजेंट कवर है इसमें। रेलवे के भी एजेंट होते हैं, बस के भी एजेंट होते हैं, वो कवर नहीं है इसमें। होता क्या है, फ्लाइट में ये जो एजेंट के थ्रू हम टिकट बुक कराते हैं,
जैसे हमारी टिकट होती है आशीष ट्रैवल के थ्रू एजेंट है बेटा, ये टिकट का बाइफरकेशन देखो ना, उस पर एक होता है बेसिक फेयर और उसके ऊपर जुड़े होते हैं बेटा फिर कुछ पैसेंजर टैक्स, एक होती है यूजर डेवलपमेंट फी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ गई सर। आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है। क्या हो रहा है यार, ये क्या आज दिक्कत क्यों आ रही है ये? आज के ग्रह और इसको खराब। बोलते हैं फिर टोटल फेयर। अरे बार रिपीट करो पे क्या क्या लिखा, वो बीच में मिस हो गया था। पहला बेटा हेडिंग लिखी है एयर ट्रैवल एजेंट, रूल 32 सब रूल 3। एक टिकट की बाइफरकेशन दी है कि टिकट कैसे बाइफरकेट होती है। टिकट में जनरली ये चीज होती है, एक दो और भी होती होंगी, मैंने तो ये ले लिया। बेसिक फेयर, पैसेंजर टैक्स, यूजर डेवलपमेंट फी। अगर आप एयर ट्रैवल एजेंट है, डोमेस्टिक टिकटिंग है, मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट आपने बुक करी है, तो 5% ऑफ बेसिक फेयर ये असेसेबल वैल्यू होगी। और अगर इंटरनेशनल टिकट बुक करी है बेटा आपने 10%. 10% ऑफ टोटल फेयर या बेसिक फेयर? Basic. ये बेटा परसेंटेज याद करनी है, लॉ के अंदर स्पेसिफाइड है। तो एक एयर ट्रैवल एजेंट बेटा डोमेस्टिक टिकट के केस में 5% ऑफ बेसिक फेयर का दे दे, वैल्यू मानी जाएगी। इंटरनेशनल के केस में 10% ऑफ बेसिक फेयर। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। आशीष एयर ट्रैवल एजेंट प्रोवाइड the following information for the month of December 2021. Value of domestic ticket booked 200 lakh, which include 50 lakh passenger tax. Value of international ticket booked 500 lakh, which include 200 lakh on account of passenger tax. Rate of GST 18%. Compute GST liability. ट्राई कर रहे हो ना बेटा? यस सर। हाँ जी खेलो सर। खेलो खेलो खेलो। डोमेस्टिक टिकट 200 लाख की है, उसमें 50 लाख पैसेंजर टैक्स है। इंटरनेशनल टिकट बेटा 500 लाख की है, उसमें 200 लाख पैसेंजर टैक्स है। जीएसटी का रेट है बेटा 18%। यस सर। जल्दी करो बेटा। रिवीजन चल रही है तो मैं ही कराऊं, थोड़ी स्पीड मेंटेन रहेगी। यस सर। असेसेबल, अच्छा कर भी दिया। असेसेबल वैल्यू बताओ पहले तो। डोमेस्टिक के केस में बोलना बेटा 150 लाख इंटू 5% ऑफ बेसिक फेयर। तो टोटल फेयर कितना था? टोटल 200 लाख था 200 लाख का सर।
उसमें 50 लाख तो पैसेंजर टैक्स है ना बेटा, Yes, sir. हाँ जी सर। तो पैसेंजर को तो बाहर करो, बाकी तो बेसिक बच जाएगा ना। मानते हैं यूजर डेवलपमेंट फी कुछ होगी नहीं, Yes, sir. इसका 5%। तो 7,50,000। Yes, sir. 7,50,000. इंटरनेशनल में 10% ऑफ, Basic fare 300 lakh into 10%. नहीं नहीं अलग अलग पूरा बोलो। 500 लाख टोटल है, Yes, sir. -200। उसमें से पैसेंजर 200 है, Yes, sir. 10. 300 लाख वैल्यू का 10%, Yes, sir. कितना होता है? 30 लाख। 30 लाख। यस सर, तो टोटल टैक्स है या टोटल वैल्यू है ये? टोटल वैल्यू। वैल्यू। लगा दो जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। हाउ मच? 6,75,000. कब तक देना होता है? 20th. अगले महीने की 20 तारीख तक। ये सेकंड सर्विस मेरी तरफ से वाइंड अप होगी बेटा, 15/5 की नोटिफाइड सर्विस। Yes, sir. चले मोहन, यस सर, यस सर। नेक्स्ट सर्विस है बेटा आपकी लाइफ इंश्योरेंस सर्विस। थर्ड नाम दे देता हूँ ना, थर्ड सर्विस कौन सी है? इसमें जितना मैं करवाऊँ बस उतना याद करना स्टूडेंट लेवल पे। ठीक है, sir. नॉर्मल बैचेज में हो सकता है आपने ज़्यादा पढ़ लिया हो, पर मैं सीधा एग्जाम ओरिएंटेड हो रहा हूँ। Okay, sir. इसमें लिखना भाई पॉलिसी कौन सी है और किस वैल्यू पे जीएसटी लगे। नेचर ऑफ पॉलिसी, वैल्यू फॉर जीएसटी पर्पस। अगर रिस्क कवर पॉलिसी है, क्या होता है ये? प्रीमियम अमाउंट बहुत कम होता है, मैच्योरिटी के टाइम अमाउंट बहुत ज़्यादा मिलता है, पर ये पॉलिसी मैच्योर होती है आफ्टर डेथ, यानी कि जिसने पॉलिसी ली है वो तो इसको भोग ही नहीं सकता ना बेटा, Yes, sir. फैमिली मेंबर इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आपको तो नाम याद करना है। 100% प्रीमियम इज द असेसेबल वैल्यू, ऐसे लिख देता हूँ बल्कि बेटर समझ में आने के लिए। असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू कितनी? 100. सारा प्रीमियम, जितना भी प्रीमियम है ना, ये क्या उस पूरे प्रीमियम के ऊपर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। प्रीमियम 5,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आपने लिया हो, जो भी प्रीमियम होगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। सेकंड है बेटा सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान। नाम याद कर लेना, ऐसे कैसे मिलेगा एग्जाम में। Single premium. इसमें एक ही बारी में आप लमसम अमाउंट देते हैं, फिर मैच्योरिटी के टाइम आपको वापस मिलता है। सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान, असेसेबल वैल्यू प्रीमियम का 10%, प्रीमियम का 10%. 10%, यानी कि मान लो प्रीमियम बेटा 10,000 है तो जीएसटी 10,000 पे नहीं लगेगा, 10,000 का 10% 1,000 पे लगेगा। 1000। ठीक है। Yes, sir. तीसरा होता है बेटा यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूलिप, इसमें प्रीमियम का कुछ पोर्शन, इसमें टोटल प्रीमियम का जो पोर्शन होता है, कुछ में तो आपको मिलता है लाइफ कवरेज, इंश्योरेंस मिल गया ना, Yes, sir. और कुछ वो पैसा आपके बिहाफ पे कहाँ लगाते हैं? Risk. स्टॉक मार्केट में। Stock market. पहले से ही बताते हैं आपको, वो आपने अपनी इच्छा से तो खरीदा यूलिप। यूलिप के बेटा होता ये है, दो प्रोडक्ट एक ही साथ होते हैं ये, एक तो आपको लाइफ कवर भी मिलेगा और आपका कुछ पैसा वो क्या लगा देंगे बेटा, स्टॉक मार्केट में लगा देंगे, सिक्योरिटी में। और आपको याद आ रहा हो सिक्योरिटी के ऊपर तो बेटा जीएसटी ही नहीं है, गुड्स और सर्विस दोनों की डेफिनेशन से बाहर है ना। सर तो जब सिक्योरिटी के ऊपर जीएसटी ही नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ इस वाले पोर्शन को तो वैल्यू से बाहर करो, इसके ऊपर तो जीएसटी नहीं है, यस सर, तो इसकी बेटा असेसेबल वैल्यू क्या होगी? असेसेबल वैल्यू क्या होगी? टोटल प्रीमियम में से किसको बाहर करो? टोटल प्रीमियम में से किसको बाहर करो? जो पैसा वहाँ पे जितना लगा स्टॉक मार्केट पे लगा हुआ है। जितना मार्केट में लगा रहे हैं। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो क्या आ जाएगी? असेसेबल वैल्यू। सब्जेक्ट टू बेटा पॉलिसी होल्डर को पता हो कि कितने परसेंट में लाइफ कवरेज है, कितना परसेंट मार्केट में जाएगा।
Okay. ठीक है। Yes, sir. और चौथे में याद रखना बेटा एनी अदर पॉलिसी, इनके अलावा जो नॉर्मल पॉलिसी होती है आपने और हमने ले रखी है भाई, इसमें अगर नई है पॉलिसी, पहला ही साल है, फर्स्ट ईयर ऑफ पॉलिसी, कितने % पे जीएसटी लगता है? Thank you. अरे 25% ऑफ प्रीमियम। Yes, sir. और अगर पॉलिसी पुरानी है सेकंड और सब्सिक्वेंट ईयर, 12.5. इसका आधा हो जाता है। सेकंड और सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ पॉलिसी इसका आधा, प्रीमियम का 12.5%। क्वेश्चन अपने आप बताएगा फर्स्ट ईयर का कितना है, सेकंड और सब्सिक्वेंट ईयर का कितना है। Yes, sir. केवल परसेंटेज मेरे को एक बार तेजी से रिवाइज कराओ, केवल परसेंटेज। डोमेस्टिक टिकटिंग 5%. 5% ऑफ बेसिक फेयर, इंटरनेशनल 10% ऑफ बेसिक फेयर, सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान 10%, सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान 10%, टर्म पॉलिसी, रिस्क कवर को टर्म पॉलिसी भी बोलते हैं, 100%। ठीक है ना, 100%। यूलिप टोटल प्रीमियम माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड इन मार्केट। इन मार्केट और एनी अदर पॉलिसी में बेटा पहला साल है 25%, सेकंड और सब्सिक्वेंट ईयर है पॉलिसी का, पुरानी पॉलिसीज है 5%. 12.5%। सर आपने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? ऊपर बेटा जो बीच में Single- नेट के इशू हो गया था, काफी ब्लर हो गया, समझ नहीं आ पाया। सेकंड लिखा है सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान। ओके सर। सर आपने टर्म प्लान किसको बोला? रिस्क कवर वाले को। ठीक. Thank you. ठीक है, Yes, sir. हाँ जी चले सर। मूव ऑन। Yes, sir. प्रैक्टिकल जिसका मुझे लगेगा ना टेक्निकल, उसका मैं अपने आप करा दूंगा बेटा। Okay, तो अभी sir. बस ये एकेडमिक लिए आपको याद करना है और निकलते रहना, क्योंकि इनके प्रैक्टिकल ऐसे बनेंगे, अगर ये परसेंटेज याद है तो आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। तो हमने 3 कर ली सर्विस बेटा, मनी एक्सचेंज सर्विस हो गई, नंबर 2 आपका एयर ट्रैवल एजेंट हो गया, नंबर 3 आपका बेटा इंश्योरेंस सर्विस। चौथा आपका बेटा Oh, no. वाउचर, असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू Redeemable value. एक एग्जांपल गर्ल्स के लिए दे देता हूँ, एक एग्जांपल बॉयज के लिए दे देता हूँ। गर्ल्स के लिए बेटा ब्यूटी पार्लर की स्कीम नहीं आती, वो वाउचर दे देते हैं। Yes, sir. वैल्यू ऑफ वाउचर 500 रुपये, उसमें आप 2000 रुपये तक की ये भी करा सकते हैं, हेयर कटिंग 2 बार, ये बार वो बार, तो उसकी रिडीमेबल वैल्यू है मान लो 2000 रुपये। तो असेसेबल वैल्यू कितनी मानी जाएगी, जीएसटी कितने पे लगेगा? 2000 रुपये के ऊपर क्या होगा बेटा, चार्ज होगा, जितनी उसकी क्या है साहब, रिडीमेबल वैल्यू है। बॉयज के लिए एग्जांपल दें, रेमंड के आते हैं बेटा शोरूम में, रेमंड के शोरूम में भी क्या आते हैं, वाउचर मिलते हैं। आपने परचेज कर लिया बेटा वाउचर 1000 रुपये का, और रेमंड ने आपको ऑफर दे दिया कि आप 1300 रुपये तक कर सकते हैं बेटा, परचेजिंग कर सकते हैं। तो इस केस में उसकी रिडीमेबल वैल्यू कितनी है वाउचर की, 1300 रुपये। तो रेमंड शोरूम को कितने पे जीएसटी देना पड़ेगा बेटा, 1300 रुपये के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा भाई। जितने उस वैल्यू रिडीमेबल वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर आपकी जीएसटी चार्ज होगी। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। यस सिंपल है बेटा। 5th है डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, एडिंग डाल दो, डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। किसी को पता होगा असेसेबल वैल्यू? रिवाइज कर रहे हो नालायक हो। असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। Yes, sir. समझाऊं एग्जाम्पल से, ये पास्को मोटर डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है ये। Yes, sir. क्या परचेज करी बेटा इसने, परचेज ट्रक, सेकेंड हैंड कार Yes, sir. 5 लाख की,
कार को डेंट किया, पेंट किया, साफ सफाई किया, इसके ऊपर कुछ खर्चे करे, 1 लाख। यस सर। और कार फिर क्या कर दी बेटा? 6 लाख में बेच दी। बेच दिया। 6 लाख की बेचेगा तो 9 लाख, 5 और 6 तो उसकी जेब से चले गए। कुछ ज्यादा की बेचेगा हाँ 8 लाख। तो बेसिक प्रिंसिपल अगर सेक्शन 15(1) में चलते तो ट्रांजैक्शन वैल्यू तो 8 लाख है, सेल प्राइस, यस सर। उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता। पर अगर इस सेक्शन में आ जाओगे तो असेसेबल वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। बोलना। 8 लाख माइनस 5 लाख 3 लाख। सर ये एक्सपेंसिव नीचे- वाला पार्ट में माइनस करते हैं। नहीं 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 नहीं, एक्सपेंसेस या कुछ नहीं करते। ओके सर। ठीक है। यस सर। और इस केस में एक नोट डालना चाहो, नोट डाल लेना। इस केस में आईटीसी नहीं मिलता। नो आईटीसी अलाउड ऑन परचेज ऑफ कार। क्रक्स ऑफ द मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नॉर्मल सेक्शन भी लेता तो भी आंसर यही आता। ठीक है। प्रूव करके दिखाऊं नहीं कोई या समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो फिर ये याद कर लो। ठीक है और सर। मान लो जीएसटी का रेट 12% है, 3 लाख का 12% 36,000। यस सर। अगर ये नॉर्मल स्कीम में चलता तो भी आंसर 36 आता। कैलकुलेटर पे कहते हो, कैलकुलेटर पे यूज कराऊं। इसका इनपुट टैक्स कितना बनेगा? 5 लाख का 12% 60,000 नॉर्मल स्कीम में चले तो। यस सर। आउटपुट का टैक्स कितना बनेगा अगर नॉर्मल स्कीम में चले? 45 है। नहीं सर, 12 8 लाख का 12% 96,000। यस सर। नॉर्मल स्कीम में चलेगा तो आईटीसी क्लेम करेगा। यस सर। 96 माइनस 60 36। यस सर। यस सर। यस सर। तो अलग से कुछ नहीं है ये। ठीक है सर। ये बस ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने से बच जाएंगे, सिंपल काम हो जाएगा। सेल माइनस परचेज, सेल माइनस परचेज। यस सर। ठीक है भाई। इसमें एक चीज याद रखने लायक है, उसको एग्जांपल फॉर्म में ले लेता हूं, उसके ऊपर बन सकता है। आप लिखो परचेज प्राइस, एक्सपेंस, सेल प्राइस, असेसेबल वैल्यू। 5 लाख की परचेज करी, 1 लाख का खर्चा आया, 8 लाख रुपए में बेचा। जल्दी बोलो। 3 लाख। असेसेबल वैल्यू बोलो। 3 लाख। 3 लाख। बहुत बढ़िया, ये तो ऊपर वाला ही ले लिया मैंने, इसलिए बता रहे हो तुम नालायक हो। 5 लाख रुपए की ली, 4 लाख रुपए का खर्चा आया, 8 लाख रुपए की बेची। 3 लाख। 4 लाख रुपया खर्चा है, यानी कि जेब से 5 + 4 9 लग गए। नहीं सर 3 लाख ही है। बस ये ध्यान रखना, सेल माइनस परचेज पे टिके रहना। ठीक है सर। अब बताना जरा, 5 लाख, 1 लाख और नालायक बिकी 3 लाख की ही। डीजल की कार थी, 15 साल खत्म होने वाले थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये पता ना 15 साल के बाद दिल्ली में नहीं चल सकती। यस सर। यस सर। सर 15 या 20 साल जो भी है डीजल के, मुझे नहीं पता। हाँ लॉस आएगा। जी, कम की बिकी हो तो लॉस। लॉस है सर। लॉस का मतलब गवर्नमेंट से टैक्स ले लें हम। नहीं सर। नहीं, टैक्स बनेगा ही नहीं। नहीं तो सर। नालायक वैल्यू पूछ रहा हूँ, चैप्टर वैल्यूएशन है, टैक्स नहीं पूछ रहा हूँ बनेगा नहीं बनेगा। वैल्यू बताओ। नील। नील नील वैल्यू के नेगेटिव 1 लाख लिख के आओगे? नील नील। नील, तो ये लिख लेना, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। यस ये सर। वैल्यू नील हो जाएगी, कहीं इसको नेगेटिव लिख के आ जाओ। हाँ। अब खत्म हो गया बेटा ये डीलर ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। नॉर्मल बैच में देखोगे उसमें एक वो भी दे रखा हुआ है, कार क्या कर ली बेटा उन्होंने, कॉन्फिस्केट कर ली, फाइनेंस पे थी और फिर उसको बेचते हैं। आप अपने आप रिवाइज कर लोगे ना वो वाला फेज, नहीं उसमें आधा 1 घंटा खप जाएगा उसमें। यस सर। यस सर। कॉन्फिस्केशन वाला, फाइनेंस वाला, मैं मेजर पे टाइम लगाना चाह रहा हूँ ना बेटा। ठीक है सर। ठीक है, वो होमवर्क लिख लो बेटा एक, बस वो कार कॉन्फिस्केशन वाला अपने आप रिवाइज कर लेना। और कहते हो मैं एग्जांपल से समझा दूं, 5-7 मिनट लूंगा, करवा दीजिए। करवा दीजिए। ले इंपॉर्टेंट सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? हाउ टू कंप्यूट परचेज प्राइस। हाउ टू कंप्यूट परचेज प्राइस, इसके ऊपर प्रैक्टिकल बन सकता है बेटा। हाउ टू कंप्यूट परचेज प्राइस, थोड़ा स्पीड तेज रखना। यस सर। बायर मैं बन जाता हूं, आप अपना नाम लिख लेना, दीपक जैन।
सेलर बन जाते हैं डीडी मोटर, इससे कार खरीदी और ये कार फाइनेंस करवा दी बेटा हमने बजाज फाइनेंस से। ये फाइनेंसर है बजाज फाइनेंस। Yes. इसने इसको कार बेची बेटा 10 लाख रुपए की ऑन 1 जनवरी 2020। इसने पूरी कार फाइनेंस करवा दी और ये 10 लाख रुपए किसने किसको दे दिए? डीडी मोटर को बजाज फाइनेंस ने दे दिए। Yes, sir. अमाउंट ऑफ ₹10 lakh पेड बाय DD. बजाज फाइनेंस टू डीडी मोटर। Yes, sir. और ये इसको अब क्या पे करेगा? EMI। Yes, sir. ऐसे ही चलता है ना? Yes, sir. EMI में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। लिख लिया डायग्राम? लिख लिया। डायग्राम में ही समझाऊंगा ना सारी चीज। इंस्टॉलमेंट बना दी इसकी 60, 5 साल की EMI बना दी। आफ्टर पेमेंट ऑफ 15 EMI, subsequent payment is not made by buyer। क्या करेगी फिर कंपनी? अकॉर्डिंगली बजाज फाइनेंस ने क्या कर लिया बेटा? कार उठा ली। कार को उठा लेंगे ना? Yes, sir. क्या बोलते हैं उसको? रीप्रोसेस। बायर ने कुछ EMI पे करी, 15 एग्जाम्पल है। बायर ने कुछ EMI पे करी, उसके बाद बायर ने पेमेंट नहीं करी और बजाज फाइनेंस ने कार को उठा लिया। रीप्रोसेस द कार ऑन पर्टिकुलर डेट पे लिया उसने। भाई 15 EMI का मतलब मार्च 2021 हो गया, 2-3 महीने की वार्निंग होती है। कार उठा ली उसने 10 जुलाई 2021 को। ठीक है? Yes, sir. बजाज फाइनेंस इसमें कुछ काम करेगा बेटा, या हो सकता है वो एज इट इज इसको बेच दे। वो ये भी तो हो सकता है कि वो इसको एज इट इज बेच दे। तो सच कार इज सोल्ड आउट बाय बजाज फाइनेंस फॉर अ सम ऑफ ₹8 लाख। और तो बिकती नहीं है, बहुत सस्ती हो जाती है, ऑक्शन में जाती हैं ये। अब मुझे तो कॉन्सेप्ट समझाना है। Yes. कंप्यूट असेसेबल वैल्यू। अब वैसे तो अगर आप कार के एंगल से पढ़ोगे तो उसने सेकंड हैंड कार उठाई और उसको कुछ ठीक ठाक करके या एज इट इज क्या कर दिया बेटा? उसने सोल्ड आउट कर दिया। तो वो भी तो हो गया डीलर ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इसी कॉन्टेक्स्ट में। बजाज फाइनेंस वैसे काम तो उसका फाइनेंस का है, पर सामने वाला डिफॉल्ट करता है तो कार को उठा लेता है और फिर उस कार को क्या कर देता है? आगे सोल्ड आउट कर देता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो बजाज फाइनेंस क्या हो जाएगा? सप्लायर ऑफ सेकंड हैंड गुड्स हो गया। यस सर। तो बजाज फाइनेंस ये क्या हो गया? सप्लायर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। Yes, sir. तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। सेल प्राइस तो है 8 लाख, गिवन है ना? ये कैसे निकालूं परचेज प्राइस? समझ में आ गया दिक्कत क्या है? यस सर। यस सर। Yes, sir. फोरफिट करी कार, फोरफिट इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड। रीप्रोसेस करा कार को, जब्त करा और उसके बाद उसने क्या करा? सोल्ड आउट करा। तो बजाज फाइनेंस की बेटा कॉस्ट कैसे निकाली जाए? बड़ा सिंपल सा काम है। कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, नीचे वर्किंग नोट 1 बना लो, इसी के नीचे कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस इन द हैंड्स ऑफ
बजाज फाइनेंस, यस सर। और वो परचेज प्राइस कुछ नहीं है, रीसेल के टाइम WDV है कार की लो की नज़रों में। रीसेल के टाइम WDV है बेटा, डेप्रिशिएटेड वैल्यू। यस सर। सर कैसे निकालें वो मैं बताता हूँ। ओरिजिनली कार कब बिकी थी? ओरिजिनली 1 जनवरी शोरूम से कब निकली थी? 1 जनवरी 2000। 2020। कौन सी डेट थी भाई? 1 जनवरी 2020। 2020। ओरिजिनली शोरूम से यहाँ निकली थी 2। इसने दोबारा कब बेचा? 10 जुलाई 2021। 10 जुलाई को बेचा है या 10 जुलाई को रिपोसेस हुई है? 10 जुलाई को रिपोजेस हुई। प्रोसेस से ऑन ए डेट लो बेटा, डेट ऑन 8 अक्टूबर ले लूं 2021। 10 जुलाई को तो रिपोसेस हुई है, दोबारा कब बिकी है? 8 अक्टूबर 2021 को। लिख लो क्वेश्चन में। लिख लिया? यस सर। हाँ जी सर। तो इस केस में बेटा ओरिजिनल सेल से लेके दोबारा कब बिकी? 8 अक्टूबर 2021। मैं बोल सकता हूँ इतने टाइम तक कार यूज हुई है, यस सर। तो इसको पीरियड ऑफ यूज को क्वार्टर में बांट दो। और क्वार्टर का मतलब पता है बेटा? कैलेंडर क्वार्टर। फ्रैक्शन आ जाए तो कंप्लीट। 2020 के कितने क्वार्टर हो गए? 4। 21 के 3 क्वार्टर पूरे बैठ रहे हैं, चौथा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फ्रैक्शन में आ रहा है। यस सर। पर फ्रैक्शन को क्या मानते हैं पता है ना? कंप्लीट क्वार्टर लेते हैं। यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर कितने हो गए बेटा? 8। 1 क्वार्टर। पीरियड ऑफ यूज इन क्वार्टर, पीरियड ऑफ यूज इन क्वार्टर। तो कितने क्वार्टर हो गए? 8। लो ने क्या बताया? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ रिडक्शन 5% से रिड्यूस करते रहो। तो टोटल रिडक्शन कितना होगा? टोटल रिडक्शन एक क्वार्टर का 5% कम करेंगे तो 8 क्वार्टर का 40% वैल्यू कम कर दो। रेट ऑफ रिडक्शन पर क्वार्टर है ना बेटा ये? यस तो सर। रिड्यूसल नहीं लगेगा? हाँ, रिड्यूसल नहीं लगेगा? क्या नहीं लगेगा? रिड्यूसल मेथड। रिड्यूसल मेथड क्या होता है यार? सर पहले क्वार्टर में 5% निकाला डेप्रिसिएशन, वो माइनस करने के बाद जो कॉस्ट बची फिर उसके ऊपर 5 निकालेंगे, वो डिफरेंस नहीं मारेगा? नालायक, ये टैक्स पढ़ रहा है अकाउंट पढ़ रहा है? टैक्स में, इनकम टैक्स में भी नहीं है ऐसे, वो भी पूरे साल का कंप्यूट करता है। चलो 5% है ये। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 10 लाख माइनस रिडक्शन इन वैल्यू कितना करना है? 40%। 40%, 4 लाख। यस सर। तो ये माना जाएगा इसका परचेज प्राइस। लाख। टेक योर टाइम, परचेज प्राइस निकालने में कोई क्वेरी हो क्लियर कर लेना। सर क्वार्टर में महीने नहीं देखेंगे? एक क्वार्टर में 3 महीने। एक क्वार्टर में 3 महीने, यस। और अगर फ्रैक्शन आ जाए तो कंप्लीट लेना है ना? तो 8 या 24 महीने। क्वेरी क्या है मैं समझ नहीं पा रहा बेटा। मत पर मंथ पे चलेंगे या ये क्वार्टर के हिसाब से चलेंगे? यार मैं क्वार्टर बोल रहा हूँ, मंथ तो मैं कहीं लिख ही नहीं रहा। तो एक क्वार्टर में क्वार्टर 3 का महीने मतलब होते हैं। जीएसटी में कैलेंडर क्वार्टर होता है ना? हाँ जी। क्वेरी बोलो आप। तो नंबर ऑफ डेज में नहीं आया जाएगा 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई? यार क्वार्टर का मतलब क्या होता है? छोड़ इसको, तू बाहर निकल किताबी ज्ञान से। 3 महीने। कैलेंडर क्वार्टर का मतलब क्या है? कैलेंडर क्वार्टर अप्रैल मई जून जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 365 दिन क्यों बोल रहा है भाई? मेरे समझ में नहीं आ रही। इसको मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? किसको? 8 क्वार्टर को। एक मिनट, मैं जरा रिकॉर्डिंग को पॉज करूं पहले।
क्वार्टर निकालने हैं बेटा, क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो कंप्लीट क्वार्टर लेते हैं। ठीक है सर। चलो चलो, यस सर। यस सर। परचेज प्राइस हो गई बेटा 6 लाख। 8 माइनस 6 2 लाख इज द असेसेबल वैल्यू। यस सर। और अगर इसी केस में सेल प्राइस बेटा 5 लाख रुपए होता, मान लो इसको केस ए बना देता हूं, केस ए। केस बी में मान लो बेटा अगर ये 5 लाख रुपए होता तो परचेज तो 6 लाख की आ रही है। तो वैल्यू नहीं ले जाएगी। ठीक है, यस सर। अब वाइंड अप हो गया बेटा अपना ये वाला डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। चले मूव ऑन। यस सर। कंस्ट्रक्शन सर्विस, ये बिल्डर से जो फ्लैट खरीदते हैं। यस सर। सर सर्विस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस में आती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्लैट फ्लैट जो बिक रहे हैं ना बेटा, हाँ जी सर। फ्लैट को गुड्स मत बोल देना, ये माना जाता है कंस्ट्रक्शन सर्विस है। यस सर। किस वैल्यू पे टैक्स लगता है? फर्निश्ड पे। अरे वैल्यू क्या है? 2/3। सेल प्राइस का 2/3। 3 करोड़ का फ्लैट खरीदा है तो 3 करोड़ का 2/3 2 करोड़ की वैल्यू पे टैक्स लगेगा। तो जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो ये सेल प्राइस इंटू 2/3 है, और बन जाने के बाद कोई वो नहीं होता। जब ये बिकते ही बेटा आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है तभी जीएसटी है ना। हाँ जी, हाँ जी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर बिकेंगे फिर तो जीएसटी ही नहीं है। जीएसटी नहीं है। हाँ ठीक। शेड्यूल 3। यस सर, यस सर। चलें, ये हो गया कंस्ट्रक्शन सर्विस। और लास्ट कौन सा था? ओशियन फ्रेट। यस सर। कोई बता सकता है ये है क्या चीज? वैसे असेसेबल वैल्यू में बताऊं, अगर पहले असेसेबल वैल्यू बताऊं तो उसको निपटा के खत्म कर दो। ये है 10% ऑफ CIF। असेसेबल वैल्यू क्या है बेटा? 10% ऑफ CIF। इसके ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस लूं, इसको बेटा गुजरात हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रखा है। बैन है ये, गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है इसके ऊपर। ये बकवास है, थोड़ा समझा दूं क्यों है। सप्लायर बैठा है जियांग टेक्सटाइल चाइना का, शिपिंग कंपनी है, चाइना वालों के नाम भी तो नहीं पता, शिपिंग कंपनी के नालायक हो गए। चिंकी, कोई भी वहीं के ऐसे होंगे। हुंडई मर्चेंट एक्चुअली में है। हाँ जी है। चलो चलो, बहुत बढ़िया। कहाँ पर है ये? गुंजाओ में है? कहाँ है? बीजिंग। बीजिंग की है? तियानजिन तियानकाई की भी है। बीजिंग में तो पोर्ट ही नहीं है यार। सर तियानजिन तियानकाई। चलो चलो चलो, बाद में देखेंगे क्लास के बाद। हुंडई मर्चेंट, ये भी चाइना का। बायर दिल्ली का, गुजरात का ले लेता हूँ। बायर बैठा है गुजरात का, गुजरात लिमिटेड ही नाम दे रहा हूँ। इसने क्या करा? जियांग टेक्सटाइल के साथ टाई अप कर लिया कि हमें बेटा टेक्सटाइल परचेज करना है, गुड्स की डिलीवरी कहाँ चाहिए? इंडियन पोर्ट पे चाहिए। इंडियन बायर ने बोल दिया भाई हमें गुड्स की डिलीवरी कहाँ चाहिए? इंडियन पोर्ट पे चाहिए। सप्लायर कह रहा है ठीक है जी, हम आपको गुड्स की डिलीवरी कहाँ दे देंगे? इंडियन पोर्ट पे दे देंगे। अब इसने करा क्या? इसने गुड्स बुक करा दी किसके पास? शिपिंग कंपनी के पास। हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? शिपिंग कंपनी। यस सर। हु इज द सर्विस रिसिपिएंट? गुजरात। किसने गुड्स बुक कराई हैं? गुजरात वाला थोड़ी ना गया वहां, जियांग टेक्सटाइल ने बुक कराई है। यस सर। आराम से चलो, आप खाली उसको देखो ना यार, फ्रेट को कंसीडर करो। इसने फ्रेट चार्ज करा इससे ₹1 लाख, INR में ले रहा हूँ, ऑल्दो बिलिंग भी उसकी RMB में होगी। चाइनीज करेंसी को RMB बोलते हैं। बोलो? यस सर। हुंडई मर्चेंट तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया ना। यस सर। और वो बिलिंग किसके नाम कर रहा होगा? गुजरात वाले के नाम थोड़ी ना कर रहा होगा। वो बिलिंग किसके नाम कर रहा होगा? जियांग टेक्सटाइल। यस सर। 1 लाख का बिल रेज कर दिया, इस 1 लाख के ऊपर बदतमीजों ने GST लगाई है और वो ये पे करेगा। RCM के केस में ना सर?
असेसेबल वैल्यू क्या होगी? असेसेबल वैल्यू CIF वैल्यू का 10%, जो भी CIF वैल्यू होगी ना बेटा गुड्स की, फ्रेट का नहीं, CIF वैल्यू का 10%, क्योंकि इसको तो फ्रेट ही नहीं पता होगा ना कितना है, वो तो उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं दोनों के व्यू बताऊं, डिपार्टमेंट क्यों इसके ऊपर टैक्स लगा रहा है और एसएससी ने क्यों बोला है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और एसएससी जीत भी गया गुजरात हाई कोर्ट का, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है ये, और मेरा जितना ज्ञान है सुप्रीम कोर्ट भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलेगा, और जैसे सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देगा दैट बिकम द लॉ ऑफ लैंड, पुराने कानून हो जाएंगे फिर ये। समझाऊं लॉजिक? यस सर। इस केस में डिपार्टमेंट पता क्या कह रहा है? सर लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? चाइना। बीजिंग चाइना। यस सर। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपको याद हो बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है, डेस्टिनेशन इंडिया में, दैट इज गुजरात। यस सर। इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। हाँ जी, यस सर। आरसीएम के तहत टैक्स देगा ये। अरे आरसीएम रुक तो जा, मुझे बोलने दे मेरे भाई। इंटर स्टेट सप्लाई होते ही क्या लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी। ये खाली बस प्लेस ऑफ सप्लाई से पता चल रहा है कि आईजीएसटी लगेगा, तो यहां तक तो डिपार्टमेंट को देखें तो वो लग रहा है ठीक कि लोकेशन ऑफ सप्लायर बीजिंग है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है बेटा? गुजरात है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? गुजरात है। अकॉर्डिंगली इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी और आईजीएसटी लगेगा। और डिपार्टमेंट ने किसके ऊपर आईजीएसटी ठोक दिया बेटा? इंडियन इंपोर्टर के ऊपर। इंडियन इंपोर्टर बोल रहा है मैं क्यों टैक्स पे करूं? जीएसटी में चार्ज दो होते हैं, एक तो होता है फॉरवर्ड चार्ज, पता होगा? यस सर। सर। फॉरवर्ड चार्ज में कौन देता है टैक्स? सर्विस सप्लायर। जीएसटी लायबिलिटी इज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। यस सर। हु इज सर्विस प्रोवाइडर? हु इज सर्विस प्रोवाइडर? इसी एग्जांपल में हुंडई, क्या नाम बताया था बच्चे ने? हाँ, Hyundai। ट्रांसपोर्ट मर्चेंट। चाइना वाला। चाइना वाला। हाँ हाँ सर, चाइना। आराम से चलना। रिवर्स चार्ज में कौन पे करता है? रेसिपिएंट। सर्विस रेसिपिएंट। हु इज सर्विस रिसिपिएंट? गुजरात। यार गुजरात कहाँ से आ गया यार? नहीं, किसको सर्विस दे रहा है? चाइना वाला सर। ये गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचा कि सर ठीक है नेचर ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट है, ये भी ठीक है आईजीएसटी लगेगा, तो वो इंपोर्टर कह रहा है व्हाई शुड आई पे द टैक्स? ना मैं फॉरवर्ड चार्ज में आ रहा हूँ ना मैं रिवर्स चार्ज में आ रहा हूँ, जीएसटी में चार्ज ही दो है। जीएसटी में क्या है? चार्ज ही दो है, या तो फॉरवर्ड होता है या रिवर्स होता है, ये तो कोई तीसरा चार्ज निकल के आ गया। और गुजरात हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा? स्टे लगा दिया। मोहित ओवरसीज करके केस हुआ है कि यस एसएससी कंटेंशन इज परफेक्टली वैलिड। गुजरात वाला ना तो किस में आ रहा है बेटा? वो गुजरात वाला ना तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आ रहा है ना वो रिवर्स चार्ज में आ रहा है। ये जो बच्चा बार बार रिवर्स चार्ज में बोल रहा है ना बेटा, ये ऑफिस में बोलते हैं रिवर्स चार्ज में आ रहा है, गलत है, ये किसी में नहीं आ रहा। यस सर। ये जब भी तो स्टे लगाया है, अगर रिवर्स चार्ज में आ जाए, रिवर्स चार्ज की लिस्ट पड़ी है, उस रिवर्स चार्ज में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है सर। रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर में ये कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होता, इसलिए गुजरात हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्या लगा रखा है बेटा? स्टे लगा रखा है। ये रीजन है बेटा। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में से नहीं आता आपको ये पढ़ना पड़ेगा। सर आप क्या करते हो प्रैक्टिकल क्लाइंट का? हम तो बेटा अगर दिल्ली का क्लाइंट होता है भरवा देते हैं, भर दे भाई। गुजरात का क्लाइंट है मत भर, गुजरात की जजमेंट उसके ऊपर एप्लीकेबल है ना। यस सर। गुजरात के किसी भी क्लाइंट से हम टैक्स नहीं भरवाते, स्टे लगा हुआ है। दिल्ली वाले से भैया ऑप्शन दे देते हैं, तेरी इच्छा है भरना चाहे भर दे, गुजरात की रेफरेंस लेना चाहे गुजरात की रेफरेंस ले ले। सर एक डाउट, माइंड सेट रखियो। सर एक डाउट। पहले ये समझ में आ गया दिक्कत क्या है? आ गया सर, समझ आ गया। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि इंडियन पार्टी ना तो फॉरवर्ड चार्ज में आ रही है ना रिवर्स चार्ज में आ रही है। ये जबरदस्ती का टैक्स नहीं है। सर एक डाउट है। अगर फॉरवर्ड चार्ज में होता, अगर फॉरवर्ड चार्ज में होता तो ये टैक्स देता, यस सर। रिवर्स चार्ज में होता तो ये टैक्स देता। गवर्नमेंट कितनी चंड चालू षड्यंत्रकारी है, दोनों चाइना में बैठे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। इस बेचारे को पकड़ लिया, ये व्यापारी आदमी है। ये लो, चलो बोलो, क्वेरी बोलो भाई। सर क्वेरी ये थी कि ये तो अगर सीजीएसटी बाय डिफॉल्ट एसजीएसटी में जो सीजीएसटी वाला है एसजीएसटी पे ही अप्लीकेबल होता है, तो लेकिन सर यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि एसजीएसटी अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर वहाँ का कोर्ट ने दिया है ऑर्डर, तो सब पे कैसे लग जाएगा? मतलब
क्या कह रहा है भाई तू? सर मैं ये कह रहा हूँ कि गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन है। तो जो CGST SGST की बोल रहा है, गुजरात हाईकोर्ट बोल। हाँ सर, हाँ, तो फिर इसमें कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब दूसरे स्टेट के लिए हम कैसे एप्लीकेबल? अरे यार फाइनल में एग्जीक्यूटिव में, पहले ये बता सर फाइनल है। क्या पढ़ रखा है? दूसरे स्टेट के जजमेंट के परसुएसिव इफेक्ट होते हैं, सुना है बड़ी है परसुएसिव इफेक्ट? नहीं सर। सुप्रीम कोर्ट जो बोलते हैं दैट बिकम द लॉ ऑफ लैंड, और दूसरे हाई कोर्ट की कोई जजमेंट है तो उसको चाहो तो वेटेज दे ले। तभी तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली वाले को दोनों बोल देता हूँ, तेरी इच्छा है भाई, गुजरात हाई कोर्ट को मानेगा तो मत पे कर, चिट्ठी आएगी तो तू भी केस फाइट कर, ठीक है सर। अदरवाइज पे करते रहो। यस सर, समझ में आ गया। अरे दूसरे हाई कोर्ट के जजमेंट को वेटेज देते हैं नहीं देते हैं? हाँ हाँ देते हैं सर, देते हैं। CR में सुप्रीम कोर्ट की कितने जजमेंट पड़ी हैं? सारी बॉम्बे हाई कोर्ट की पढ़ रखी है, या बॉम्बे की है या गुजरात की है? मतलब रेफरेंस लेने के लिए सर दूसरे स्टेट का। हाँ, तो रेफरेंस ली जाती है भाई, परसुएसिव इफेक्ट बोला जाता है। जी सर, जी सर। और जब प्रैक्टिकल लाइफ में घुस जाएगा ट्रिब्यूनल तक के जजमेंट उठा लेते हैं कि ट्रिब्यूनल ने ये बोला था, उसको भी इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है सर। चलो, क्या बच्चों वाली क्वेरी हुई यार कि उसके स्टेट को क्यों वेटेज देने, क्यों नहीं देगा भाई? चलो जी, वाइंड अप हो गया अब अपना बेटा वैल्यूएशन इन टोटलिटी। ठीक है सर।